20 दिसंबर 1968 एक नौजवान कपल गाड़ी में अपनी पहली डेट पर निकले थे। उनको प्राइवेसी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने कैलिफोर्निया में हरमन लेक की तरफ गाड़ी मोड़ दी। गाड़ी में 16 साल की लड़की बैटी और 17 साल का लड़का डेविड दोनों इस बात से अनजान थे कि एक अजनबी आदमी उनका पीछा कर रहा है। अभी वो लेक हरमन के पास रुके ही थे कि पीछे से एक अजनबी गाड़ी आई, जिसमें बैठे शख्स ने डेविड और बैटी को गाड़ी से उतरने को कहा। जब उन्होंने गाड़ी से उतरने को मना कर दिया तो उस शख्स ने उनको डराया और डराने के बाद उनकी गाड़ी के पिछले व्हील पर एक फायर कर दिया। डर के मारे डेविड और बैटी फौरन गाड़ी से निकल कर भागे, जिस पर उस शख्स ने उन दोनों को गोली मार दी। डेविड के सर पे तो बैटी को 5 गोलियां उसकी पीठ पर लगी। गोली मारने के बाद वो शख्स फौरन मौके से फरार हो गया। इस दिल दहलाने वाले इंसिडेंट से शुरुआत होती है 90s के सबसे बड़े सीरियल किलर ज़ोडिएक की शुरुआत। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 90s के सबसे बड़े सीरियल किलर ज़ोडिएक की। 1960 और 1970 के बीच में अपने खतरनाक हमलों से पूरे सैन फ्रांसिस्को शहर को डरा रखा था। वो अखबारों और पुलिस वालों को मर्डर के बाद लेटर भेजता था और प्राउडली अपने मर्डर के बारे में बताता था, और कुछ कोड भेजता था और पुलिस वालों से कहता था कि तुम इसको सॉल्व करो। पहले 2 मर्डर के बाद वो 6 महीने तक छुपा रहा, लेकिन फिर बाद में वो सामने आया एक और मर्डर केस के साथ। 4 जुलाई 1969 ये अमेरिका के इंडिपेंडेंस मनाने का दिन था। इस दिन 18 साल की डेडलिन और 16 साल का माइकल फायरवर्क्स का सामान लेकर गाड़ी में निकले। उन्होंने नोटिस किया कि एक अजनबी गाड़ी उनका पीछा कर रही है। गाड़ी से बचने के लिए वो रास्ता बदल देते हैं और एक पार्किंग में टर्न हो गए, लेकिन पीछा करता हुआ अजनबी उनके पीछे पार्किंग में आ गया। पहले उसने अपनी गाड़ी उनके बराबर में लगाई, कुछ सेकंड के बाद गाड़ी रिजर्व करके चला गया। ये देखते हुए डेलिंग और माइकल को सुकून मिला और उनको लगा कि शायद कोई पार्किंग ही में आ रहा था, लेकिन कुछ देर के बाद उनकी गाड़ी का रास्ता ब्लॉक करके एक गाड़ी पार्क हो गई। उसमें से एक शख्स निकला जिसके हाथ में एक पावरफुल फ्लैश लाइट थी। उसने डाली और माइकल के मुंह पर मारी। उनको लगा कि शायद कोई पुलिस वाला है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो शख्स उन दोनों पे फायरिंग शुरू कर देता है और फायरिंग करने के बाद फौरन वहां से फरार हो जाता है। डार्लिंग की तो मौके पर ही मौत हो जाती है, लेकिन माइकल अभी जख्मी होता है और जिंदा बच जाता है। कुछ देर के बाद वहां मौजूद 3 बच्चों ने पुलिस को बुला लिया। माइकल ने कातिल का चेहरा देखा था और उसने पुलिस की मदद करके एक कातिल का स्केच बनवाया, और उस मर्डर की रात 12:04 पे पुलिस डिपार्टमेंट को एक अजनबी शख्स की कॉल आती है। वो किसी फोन बूथ से बात कर रहा था। उसने कुछ बोलने से पहले ही फोन काट दिया। ये ज़ोडिएक किलर की तरफ से पुलिस को की जाने वाली सबसे पहली कॉल थी। करीब 1 महीने के बाद अगस्त 1969 को ज़ोडिएक किलर ने 3 अलग अलग न्यूज़पेपर को लेटर लिखे। उसने लेटर में लेक हरमन में हुए मर्डर और इंडिपेंडेंस डे पर हुए मर्डर में जो लड़की मरी उसके कत्ल की जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर ली। अपनी बात को साबित करने के लिए उसने कुछ डिटेल्स बताई जो सिर्फ पुलिस ही को मालूम थी, जैसे कि कौन सी बुलेट फायर की गई थी, कितनी गोलियां लगी, विक्टिम्स ने कौन से कपड़े पहन रखे थे मरने के वक्त। लेटर के साथ ज़ोडिएक किलर ने एक इनकोड मैसेज भी साथ भेजा और उसने डिमांड की कि यह अगले दिन न्यूज़पेपर में छप जाना चाहिए, वरना वो और कत्ल करेगा। यह इनकोड साइफर से इंटेलिजेंस एजेंसीज को डिकोडिंग के लिए भेज दिया गया, लेकिन यह साइबर क्रैक ना हो सका। अगले दिन न्यूज़पेपर में साइफर पब्लिश होने के बाद सैन फ्रांसिस्को से ताल्लुक रखने वाले एक कपल ने इस साइफर को उसी दिन क्रैक कर लिया। उसमें लिखा था कि इट इज सो मच फन, इज मोर फन किलिंग वाइल्ड गेम्स इन द फर्स्ट बिजमैन द मोर डेंजरस। और उस साइफर में लिखा था इट इज सो मच फन टू किल पीपल। साइफर में उसने ये भी लिखा था कि वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करता है और जो लोग वो मार रहा है वो मरने के बाद वाली जिंदगी में उसके गुलाम बनेंगे। न्यूज़पेपर को लेटर्स लिखने के 2 महीने बाद तक खामोशी रही। न्यूज़ पे लेटर लिखने के बाद 2 महीने तक ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन 2 महीने के बाद सितंबर 27, 1969 को ज़ोडिएक एक और मर्डर केस के साथ सामने आया। एक कॉलेज के कपल पिकनिक मनाने के लिए लेक के किनारे पर मौजूद थे, जिनका नाम ब्रायन और सिसिलिया था।
उन्होंने नोटिस किया कि एक आदमी उनके करीब आ रहा है जिसने काली हुडी पहन रखी है और जिस पर ज़ोडिएक का सिंबल बना हुआ है। करीब आते ही ज़ोडिएक ने अपनी गन निकाली और कपल से पैसे और गाड़ी और चाबी मांगी। ब्रायन के पास उस वक्त 75 सेंट थे जो उसने गाड़ी की चाबी के साथ उस आदमी को दे दिए। इतने में उसने ब्रायन को गाड़ी की चाबी वापस और बंदूक की जोर पे उन दोनों के हाथ रस्सी से बांध दिए। फिर उसने अपना चाकू निकाला और दोनों को पर कई बार हमला किया, ये सोचते हुए कि दोनों मर गए। ज़ोडिएक किलर वहां से गाड़ी की तरफ गया और कपल की गाड़ी पर एक मैसेज लिखा और वहां से फरार हो गया। उस मैसेज में जगह का नाम, डेट, टाइम और हथियार का नाम लिखा था। पास मौजूद एक मछुआरे को जब दोनों कपल मिले तो उस टाइम उन दोनों की सांसें चल रही थी, तो फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन सिसिलिया ज़्यादा जख्मी होने की वजह से जान से हाथ धो बैठी। लेकिन ब्रायन बच गया और उसने पुलिस को पूरे केस की डिटेल दी। और पिछले कत्ल की तरह ज़ोडिएक ने उस दिन रात को 7:04 पर पुलिस को फ़ोन किया और मर्डर की सारी डिटेल बता दी। इसके बाद पुलिस ने ज़ोडिएक के केस पर एक खास पैटर्न ढूंढ निकाला। वो सिर्फ जवान कपल ही को टारगेट करता था। दूसरा, वो हमले वीकेंड्स ही पे करता था या छुट्टी पे करता था। तीसरा कि वो रात के अंधेरे में हमला करता था या फिर शाम को जब हल्की हल्की रोशनी होती थी। और वो जब कत्ल करता था तो उसको प्राउड से ओन करता था। पांचवा, ज्यादातर मर्डर वहीं किए जाते थे जो जाने माने डेटिंग पॉइंट थे। छठा, मर्डर गाड़ी में ही किए जाते थे। आखिरी में 7वां पैटर्न ये था कि ज्यादातर मर्डर पानी के करीब होते थे। इन 7 पैटर्न से पुलिस को ये शक हुआ कि शायद ज़ोडिएक किसी प्यार में से मायूस था या उसकी किसी लड़की से नफरत है, क्योंकि पिछले 3 में से 2 हमलों में लड़के बच गए थे। हालांकि पुलिस की इस बात की मालूमात ना थी कि अगला टारगेट इन सारे पैटर्न्स को तोड़ने वाला है। मर्डर के 2 हफ्ते बाद 11 अक्टूबर 1969 ज़ोडिएक ने पॉल स्टीन नाम के एक कैब ड्राइवर को रात के 9:30 बजे रोका और उसको हाइट्स की मैपल स्ट्रीट पर जाने को कहा। जब ड्राइवर अपनी मंजिल में पहुंच गया तो ज़ोडिएक ने पहले गाड़ी रोकने का इंतज़ार किया, फिर पॉल स्टीन को पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट कर दिया। उसके बाद ज़ोडिएक गाड़ी से उतर के आगे वाली सीट पर बैठ गया और पॉल की शर्ट का एक पीस काट कर अपने साथ ले गया। इस मर्डर को पास मौजूद बिल्डिंग से सेकंड फ्लोर पर 2 बच्चे ये देख रहे थे। उन्होंने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस फौरन मैपल स्ट्रीट की तरफ जाने लगी। रास्ते में उनका टकराव ज़ोडिएक से हुआ जो हल्की धुंध के बीच में पैदल चल रहा था। अब क्योंकि पुलिस किसी काले रंग के शख्स को ढूंढ रही थी, लेकिन पुलिस की सोच ये थी कि ज़ोडिएक का कलर काला है, इसलिए उनको ज़ोडिएक पर ज़्यादा शक नहीं हुआ क्योंकि वो ब्लैक नहीं था। पुलिस ने ज़ोडिएक की तरफ रुख किया और पूछा ज़रूर कि इस एरिया में कुछ अजीब सा देखा। आगे ज़ोडिएक ने बताया कि अगली गली में एक शख्स गन लहराता हुआ जा रहा है, जिसको सुन के पुलिस फौरन जल्दबाजी में उस डायरेक्शन में चली गई। हालांकि पुलिस ऑफिसर अगर उतर के ज़ोडिएक को देखते तो शायद उनको जैकेट पर खून के धब्बे नजर आते। ज़ोडिएक पुलिस की गिरफ्त से एक बार फिर भागने में कामयाब हो गया। पुलिस पॉल स्टीन की गाड़ी से ज़ोडिएक के फिंगरप्रिंट्स मिल जाते हैं। कुछ दिनों बाद ज़ोडिएक ने न्यूज़पेपर में दोबारा से लेटर लिखी और पॉल स्टीन में हत्या का सारा किस्सा जो हुआ था वो एग्जैक्टली परफेक्टली बता दिया। पॉल स्टीन की शर्ट का एक पीस भी न्यूज़ वालों को भेजा और साथ ही साथ उसने स्कूल बस पर हमला करने की धमकी दी। इस धमकी से पूरे एरिया में खौफ फैल गया। पुलिस ने कई हफ्तों तक सारी स्कूल बसेस का पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन स्कूल बस पे कभी भी कोई हमला नहीं हुआ। जिन बच्चों ने ज़ोडिएक को देखा था उनकी मदद से ज़ोडिएक का एक नया फ्रेश स्केच बनवाकर भेज दिया। सारे टैक्सी ड्राइवर को भेज दिया गया, लेकिन इस बार ज़ोडिएक एक नए तरीके से मैदान में उतरा। टैक्सी ड्राइवर को मारने के ठीक 10 दिन के बाद 22 अक्टूबर 1969 को ज़ोडिएक ने ऑकलैंड पुलिस डिपार्टमेंट में फ़ोन किया और वहां कहा कि वो मेलविन बैली, जो उस वक्त के जाने माने वकील थे, उनसे टीवी शो में बात करना चाहता है। ये चैनल 7 का टॉक शो था जो उस दिन वक्त से पहले शुरू हो गया। कुछ देर वेट करने के बाद ज़ोडिएक ने कॉल किया, लेकिन फ़ोन फौरन काट दिया। अगली बार उसने फ़ोन किया तो इस बार उसने ज़्यादा देर तक बात की। कॉल में ज़ोडिएक ने अपना नाम सैम बताया।
पूरे शो के दौरान उसने 35 बार कॉल किया, जिनमें से 12 ही ऑन एयर हुई। इस दौरान वकील ने उससे कुछ सवालात पूछे जिस पर सैम उल्टे सीधे जवाब दे रहा था। बाद में पता चला कि ये कॉल ज़ोडिएक की नहीं थी, क्योंकि जिन लोगों ने ज़ोडिएक की असली आवाज़ सुनी थी उनका कहना था कि ये ज़ोडिएक की आवाज़ नहीं है। बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि मैपल स्टेट में मौजूद एक मेंटल हॉस्पिटल के एक मेंटल पेशेंट ने ये कॉल की थी। टीवी शो ड्रामा के कुछ हफ्तों के बाद न्यूज़पेपर को ज़ोडिएक की तरफ से 2 और लेटर्स रिसीव हुए। इन लेटर्स के बीच में एक इनकोडेड साइफर था जो न्यूज़पेपर में दोबारा से पब्लिश करवाना चाहता था। पहला साइफर तो एक ही दिन में क्रैक हो गया था, लेकिन दूसरा वाला काफ़ी मुश्किल था जो अगले 50 साल तक डिकोड नहीं हो पाया। चंद साल पहले 2020 में 3 कोड ब्रेकर्स ने कंप्यूटर साइफर की मदद से इस साइफर को डिकोड किया। इस साइफर में ज़ोडिएक ने अपने बारे में तो कुछ नहीं बताया और ना ही कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्लू दिया, बल्कि ये ज़रूर कहा था उसमें कि टीवी के टॉक शो में कॉल करने वाला ज़ोडिएक नहीं था। लेकिन उस साइफर कोड के साथ मिले लेटर से पुलिस को एक क्लू मिल गया। उसने पुलिस को धमकी दी कि उसने एक बॉम्ब बना लिया है जो उसकी बेसमेंट पड़ा है। इससे पुलिस को यह पता चल गया कि ज़ोडिएक किसी अपार्टमेंट में या बिल्डिंग में नहीं रहता, बल्कि किसी घर में रहता है। और उस टाइम पे सैन फ्रांसिस्को में घरों में बेसमेंट होना बहुत आम बात नहीं थी। बहुत ही कम घरों में बेसमेंट होते थे। तो पुलिस को एक लीड मिल गई कि उन एरियो में छान मारे जिसमें बेसमेंट्स हैं। पुलिस काफ़ी दिनों तक छानबीन करती है, लेकिन पुलिस को ज़ोडिएक का घर नहीं मिलता। लेकिन कुछ दिन के बाद ज़ोडिएक मार्च 1970 में हाईवे पर कैथलीन जॉन्स नाम की लड़की को किडनैप करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जान छुड़ा के भाग निकलती है। जब पुलिस ने कैथलीन को ज़ोडिएक का स्केच दिखाया तो उसने फौरन पहचान लिया कि वो ज़ोडिएक है। अगले 4 साल तक ज़ोडिएक कई लेटर और साइफर भेजता रहा और किसी में वह मर्डर की डिटेल बताता तो किसी में मूवी का रिव्यू लिख देता। एक लेटर तो उसने बॉम्ब की लोकेशन भी बताई, लेकिन लोकेशन पे पुलिस को बॉम्ब नहीं मिला, ना कभी कोई धमाका हुआ। लेटर 30 जनवरी 1974 को रिसीव हुआ, जिसमें उसने मर्डर का स्कोर कुछ ऐसा लिखा कि मी 37 एंड पुलिस 0, यानी मैंने 37 मर्डर कर दिए और सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट का स्कोर 0 है कि वो एक बार भी मुझे पकड़ नहीं पाई। लेकिन पुलिस का कहना था कि ज़ोडिएक ने सिर्फ 7 मर्डर किए जो एक पैटर्न के साथ है, बाकी मर्डर ज़ोडिएक के नहीं। उसके बाद पुलिस और बाकी लॉ इन्वेस्टिगेशन ने ज़ोडिएक के कत्ल करने के तरीके पे काफ़ी रिसर्च की, जिससे उनको पता चला कि ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि बहुत ख़तरनाक एक मिलिट्री गेट का आदमी है। क्राइम सीन से मिलने वाले फुटप्रिंट्स भी जिस जूते के बताए जा रहे हैं वो विंग वॉकर है जो नॉर्मल मिलिट्री स्टोर पर मिलते हैं। इसके अलावा क्रिप्टोलॉजी और साइफर का एक्सपीरियंस भी हो सकता है, इसने मिलिट्री में रहने के दौरान हासिल किया हो सकता है। अब क्योंकि पूरी अमेरिका में ज़ोडिएक किलर ने खौफ बना रखा था और उसको खासी अटेंशन भी मिल रही थी, इस बीच काफ़ी लोगों ने अटेंशन पाने के लिए ज़ोडिएक होने का झूठा दावा किया। लेकिन जब पुलिस पकड़ती तो उनका ज़ोडिएक के साथ कोई भी चीज़ मैच नहीं करती। लेकिन कुछ लोगों पे पुलिस को शक हुआ। शुरुआत में पुलिस का शक आर्थर ली नाम के एक शख्स पर हुआ। काफ़ी सारे सबूत आर्थर के खिलाफ थे, जो ये थे कि उसका मिलिट्री बैकग्राउंड भी था और उसके पास से एक घड़ी भी मिली जिसमें ज़ोडिएक लिखा था। एक तो यह था कि वो मिलिट्री, लेकिन उसके फिंगरप्रिंट्स ज़ोडिएक के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं हो रहे थे। पुलिस ने काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया, काफ़ी लोगों के साथ जांच पड़ताल की, लेकिन कभी किसी का मिलिट्री बैकग्राउंड मिलता तो ज़ोडिएक की फिंगर्स नहीं मिलती, कभी कुछ मिलता तो कभी कुछ नहीं मिल पाता। पुलिस ने काफ़ी सस्पेक्ट को अरेस्ट किया, लेकिन किसी की भी इमेज टोटली ज़ोडिएक के साथ मैच नहीं कर रही थी। किसी का फेस मैच कर रहा था तो किसी की भी फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं कर रही थी। वक्त बीत गया, आज 50-60 साल हो गए उस बात को, लेकिन आज तक ज़ोडिएक किलर पुलिस के हाथों नहीं पकड़ा गया और आज तक किसी को पता नहीं कि वो ज़ोडिएक किलर कौन था या वो अभी ज़िंदा है कि भी नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।